भारतीय बाजारों के लिए अब अलग अलग ट्रिगर चल रहे हैं, अलग अलग ट्रिगर देख रहे हैं और अलग अलग ट्रिगरों के बीच में भारतीय बाजारों में उतार चढ़ाव बना हुआ है। लेकिन इस उतार चढ़ाव के बीच में अब आपकी दिशा क्या होनी चाहिए, कैसे आप आगे चल के मार्केट्स को देखें और ये जो सारे ट्रिगर्स हैं इनका कैसे इम्पैक्ट आप मार्केट्स पे समझ सकते हैं, इस पे हम अलग अलग जानकारों से बातचीत करते हैं। और आज भी हमारे साथ बातचीत करने के लिए एक और खास मेहमान मौजूद हैं। आज हमारे साथ क्षितिज सर मौजूद हैं कॉम सर्कल से। क्षितिज सर नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में। बातचीत तो आपसे होती रहती है अलग अलग प्लेटफॉर्म पे, लेकिन आज आपसे मनी 9 पे बातचीत हो रही है। सबसे पहले तो सर, बाजार ऐसी सिचुएशन में है कि बहुत हैपनिंग टाइम चल रहा है मार्केट्स के लिए, जिसमें ट्रम्प साहब आए, जिसमें बजट था, विधानसभा चुनाव थे, आरबीआई एमपीसी था, अर्निंग सीजन चल रहा है। इन सब चीज़ों के बीच में मार्केट्स काम कर रहा है, तो इतने सारे ट्रिगर्स हैं तो ऑब्वियसली बात है वॉलेटिलिटी बढ़ी जाएगी। तो लेकिन इसमें रिटेलर्स और इन्वेस्टर्स का ना जूस निकल रहा है ऐसी सिचुएशन में। किया क्या जाए बाजार में? गुड इवनिंग सुमित, ऑलवेज अ प्लेजर टू बी विद यू। मतलब जिन भी प्लेटफॉर्म पे आपके साथ मैंने शो किया, आई थिंक एक चीज जरूर है, एक एनर्जी लेवल बहुत डिफरेंट है एंड इट्स ऑलवेज दैट म्यूचुअल नॉलेज शेयरिंग के तौर से मैं कई चीजें सीखता भी हूँ आप लोगों से। थैंक यू सर। मेरा ये व्यू है, आई थिंक बहुत इंटरेस्टिंग टाइम है एंड एक कंसोलिडेशन फेज का टाइम है जो अभी थोड़ा और चल सकता है, बट एट द सेम टाइम डायरेक्शनली हमने काफी कुछ झेला है पिछले 7-8 महीने में। आई थिंक वो ऑब्वियस था। मार्केट्स देखिए, आप बियॉन्ड अ पॉइंट आपने इलास्टिक को स्ट्रेच कर दिया था, कहीं ना कहीं उसने वापस उस शेप में वापस आना था। कई बार आपका वो टाइम करेक्शन होता है कि बाजार कहीं मूव नहीं करता है, कई वो प्राइस करेक्शन होता है कि प्राइस जो है, जो मार्केट का है, वो अर्निंग को रिस्पेक्ट देता है, वो वापस आता है। तो आई थिंक कारण हर बार नया होता है, किसी को कारण नहीं पता था, पर इस बार नया कारण आया जहां पे इनिशियली हमने देखा कि यूएस में रेट कट्स की जब एक दौर चला कि काफी पैसा $600 बिलियन के आसपास ग्लोबली 10 ईयर यूएस में मूव करा। फिर यूएस इलेक्शंस की बारी आई जहां पे हमने देखा कि बदलाव एक आया दोबारा एंड उसमें बहुत क्लियर कट फोकस आया कि दैट वो कंट्री को एक बिजनेस की तरह चला रहे हैं और वहां पे जहां जहां आपके गैप्स हैं, ट्रेड के गैप्स हैं, उन कंट्रीज के ऊपर टैरिफ एक वॉर शुरू हुआ। बट आई थिंक मोर और लेस मुझे ऐसा लगता है जो ट्रम्प साहब हैं वो भी इन्फ्लेशन का बोझ जो है इस समय देश के ऊपर नहीं डालना चाहते हैं। जस्ट दैट डायरेक्शनली वो ये कह रहे हैं कि हमारा ट्रेड डेफिसिट जो है वो गैप कवर होना चाहिए हर कंट्री के साथ। अगर हम ले रहे हैं उनसे तो उतना उनको हमसे भी लेना चाहिए। तो ये एक देयर आर वेज एंड मीन्स जिसके थ्रू ये आर्म ट्विस्ट हो रहा है एंड आई थिंक वो कहीं ना कहीं शेप अप हो भी रहा है। इंडिया का वैसे भी सुमित सिर्फ $25 बिलियन का ट्रेड डेफिशिएट है, कुछ ज्यादा ट्रेड डेफिशिएट है भी नहीं है। आई थिंक इतनी गाज नहीं गिरेगी, बट हैविंग सेड दैट बिकॉज ऑफ स्ट्रेंथिंग डॉलर काफी पैसा जो है वो मूव आउट कर रहा है एंड मेरे को लग रहा है एफआईएस का कंफर्ट, अपना कंफर्ट जो है वो 89-90 के आसपास वापस आता दिखेगा। बट यस, हम ऑलमोस्ट 88 के आसपास है ही हैं, तो वी आर ऑलमोस्ट देयर, मुझे ऐसा लग रहा है। अगेन अ बिग सैल्यूट टू आवर रिटेल पार्टिसिपेंट, जिस कारण से इतनी मारा मारी, इतनी सेलिंग के बावजूद भी बाजार कोई हार्डली 14-15% ही अपने पीक से नीचे है। सो ब्रॉडली थिंग विल स्टार्ट लुकिंग अप आई थिंक अगले अगले हफ्ते 10 दिन के अंदर। तो क्षितिज सर, 2-3 चीज़ें इसमें मैं पूछूंगा। एक तो आपने वो रुपी डॉलर की बात की, तो वहीं से शुरुआत करता हूँ। डॉलर की स्ट्रेंथ है या रुपी की वीकनेस है, इस पार्ट को आप कितना कंफर्टेबली समझ रहे हो, पहला पार्ट। और दूसरा 89-90 पे आके, क्योंकि जिस तरह की एफआईएस की मासिव सेलिंग है, एक साल मतलब 1 जनवरी 2024 से लेके कल तक की डेट में करीब करीब 4 लाख करोड़ की सेलिंग हो चुकी है। इस तरह की सेलिंग अगर हो रही है तो ये 89-90 पे जाके कहीं स्टेबल कर देगी रुपए को, या और 95 भी हम देख लेंगे? पहली चीज तो रुपी कहीं पे वीकन नहीं है। मैं इसलिए बोलूंगा कि हमारी इन्फ्लेशन वेल इन कंट्रोल है। रुपी के वीकन के चांसेस क्या होते हैं? आपका जो है कैपिटल अकाउंट जो है वो नेगेटिव हो, बहुत ज्यादा नेगेटिव हो। दूसरा, आपका डेट टू जीडीपी वो बहुत ज्यादा हो। हमारा 80% के आसपास आज की डेट में डेट टू जीडीपी है। यहीं पे मैं जस्ट टू गिव पुट थिंग्स इन राइट पर्सपेक्टिव, यूएस का जीडीपी कोई $22 ट्रिलियन के आसपास है, उनका डेट कोई $34 ट्रिलियन के आसपास है। सो आई एम सेइंग एंड थर्ड पार्ट इज आपका इन्फ्लेशन। ये 3 चीजें होती है। इन्फ्लेशन वाइज ऑल्सो वी आर इन कंफर्ट जोन। आज आरबीआई का मीट था, आपको पता है सुमित, 4.5 का उन्होंने इन्फ्लेशन का गाइडेंस दिया पूरे साल का, जो जिस साल में हम चल रहे हैं FY25, और नेक्स्ट ईयर का 4.2 का दिया है, विच इज वेरी वेल। जो एक कंफर्ट जोन है आरबीआई का वो लिमिट के अंदर है। तो मुझे नहीं लग रहा है कि इससे ज्यादा डिप्रिसिएशन
so reason is dollar getting strong across the globe. That's one of the reasons because of which we have seen rupee getting depreciated. Although RBI ने इंटरवीन करने की भी कोशिश करी, but I think उसका डबल तरह से अटैक हो रहा था. एक तो डॉलर स्ट्रेंथ ले रहा था, दूसरा एफआई बेच के वापस यूएस मार्केट्स में जा रहे थे. तो आई थिंक वो दोनों चीजें जो है कहीं ना कहीं नेगेटिव इम्पैक्ट करी करेंसी के कारण. मेरा सेंस है दैट आई डोंट थिंक इससे ज्यादा कोई डिप है मूव में. एंड आई थिंक जहां वो 88 के लेवल के आसपास, 87-60 के आसपास है अभी, जहां वो 88 के पास आएगा वो उनका कंफर्ट जोन. यू विल सी मनी स्टार्ट कमिंग बैक. वो ऑलरेडी हमने एक दो मार्केट सेशन में लास्ट वीक, इस वीक में देखा भी है. एफआईज हैव बिकम टर्न नेट पॉजिटिव इन कपल ऑफ सेशंस. बट यस, टू माय सेंस कहीं पे भी इट्स नॉट अबाउट वीकनिंग रूपी, इट्स अबाउट डॉलर गेटिंग स्ट्रॉन्गर. ये एक बड़ा मुद्दा है. एट द सेम टाइम मुझे मेरा मानना है दैट ग्लोबली आपके पास वर्ल्ड का जो यूएस ट्रेजरी बॉन्ड है वो सबसे सेफेस्ट एसेट माना जाता है एज पर इन्वेस्टमेंट कंसर्न. तो लोगों को दिख रहा है अगर रेट कट्स वहां पे आएंगे और आपके पास एक टर्म यूज होती है बॉन्ड मार्केट में सुमित, जिसको मॉडिफाइड ड्यूरेशन बोलते हैं. और जितना लॉन्ग डेटेड बॉन्ड होता है उसमें मॉडिफाइड ड्यूरेशन ज्यादा होती है. बेसिकली प्राइस सेंसिटिविटी बताता है अगेंस्ट रेट कट. तो मान लीजिए 10 साल का अगर मॉडिफाइड ड्यूरेशन है आपका किसी बॉन्ड में और 4% यूएस का बॉन्ड है और 1% का रेट कट आता है, तो सीधा 10% ऐड हो जाता है 4% के साथ. तो आप उनको क्लियर कट दिख रहा है कि यूएस के बॉन्ड मार्केट में ही आप डबल डिजिट रिटर्न बना सकते हैं. तो करेंसी रिस्क लेके या इक्विटी रिस्क लेके या कंट्री रिस्क लेके हम इमर्जिंग इकोनॉमीज में क्यों जाएं. तो वो एक इम्पैक्ट देखने को मिला है कि काफी पैसा यूएस में वापस मूव किया है, जो मुझे लगता है आज आप बहुत अच्छी वैल्यूएशन में है. निफ्टी को इस 21.5 ट्रेलिंग पे है. इनफैक्ट बैंक निफ्टी 13.5 ट्रेलिंग पे है, जो 2008 में हुआ था उस ट्रेलिंग पे है. तो आप इतने अच्छे वैल्यूएशन में ऑलरेडी आज पहुंच गए हैं, तो कहीं ना कहीं वो रिवर्सल जल्दी होगा. एंड अगेन यू विल सी start seeing that markets will start doing good from here onwards. तो क्षितिज सर 21-21.5 पर हम खड़े हैं. 5 साल का निफ्टी का एवरेज पी करीब 25 के आसपास है, तो उससे हम नीचे कंफर्टेबली पहुंच चुके हैं. लेकिन साइमल्टेनियसली अगर आप मिड कैप स्मॉल कैप में जाओगे तो मिड कैप का जो एवरेज पी है पिछले 5 साल का वो करीब 30 के आसपास आता है और हम 36 के आसपास मिड कैप में खड़े हैं. और स्मॉल कैप 24 के आसपास आता है और हम 30 के आसपास खड़े हैं. सो वहाँ पर जो अभी भी फ्रॉथ है वो थोड़ी सी रिमेनिंग है. तो क्या हाई वेटेज वाले हाई वैल्यूएशन है या वहां पर भी पिक एंड चूज करने की जरूरत है? सुमित, बहुत आपने अच्छा पॉइंट रेज करा है और मैं इस पर बिल्कुल तवज्जो देना चाहूंगा कि दैट काफी फ्रॉथ है स्मॉल और मिड कैप स्पेस में. काफी लोग अगर सोच रहे हैं तो मैं बताऊं BSE 500 में मोर देन 50% कंपनीज आज भी 50 के ट्रेलिंग पी मल्टीपल पे हैं, विच इज नॉट राइट. एंड अगर आप वॉल्यूम्स देखेंगे ना सुमित, कहीं पे कोई चीज हैमर होती है तो उसमें आपको एग्जिट विंडोज भी नहीं मिलते हैं. मतलब बिकॉज वॉल्यूम्स इतने लेस है स्मॉल स्पेशली स्मॉल कैप स्पेस में. सो मुझे लगता है वहां पे भी पिक एंड चूज की बहुत इंपॉर्टेंट आवश्यकता है. आप कोई भी स्मॉल कैप ब्रॉडर म्यूचुअल फंड भी देखेंगे सुमित, कोई बड़ा फंड अगर है तो वहां पे 150 से 250 तक स्टॉक्स लिए जा रहे हैं, ताकि जितना हो सके. बिकॉज एज ए कैटेगरी अगर आपको स्मॉल कैप की डेफिनेशन लेनी है तो 65% आपको स्मॉल कैप में इन्वेस्ट करना है उन फंड्स में. तो आई एम सेइंग जितना आप डाइवर्सिफाई हो सके उतना बेटर रहेगा. मुझे लगता है यहाँ से जब आपके पास वैल्यूएशन इतना कंफर्ट जोन लार्ज कैप साइड पे है, तो जो भी आप चीज करें, चाहे आप फंड्स करें चाहे स्टॉक्स करें, आई थिंक वो लार्ज कैप ओरिएंटेड करें तो उसमें ज्यादा आपको जूस मिलेगा अगले 1 साल में. बिकॉज वैल्यूएशन अट्रैक्टिव हैं. जैसे बैंकिंग स्टॉक्स आपके चले ही नहीं है, काफी अच्छे निफ्टी स्टॉक्स हैं जहाँ पे अब यहाँ से बिकॉज जो हमारे बजट में जिस दिन हम बात भी कर रहे थे, रिटेल मिडिल क्लास पॉपुलेशन के हाथ में एडिशनल पैसा आया है, उससे कंजम्पशन ड्राइव होगी. तो काफी ऐसी बिजनेसेस हैं जो आपको बेटर दिखेंगे. तो उसमें आप लार्ज कैप नेम्स में ही थोड़ा ओरिएंटेड पोर्टफोलियो रखें तो वो बेटर रहेगा. आई थिंक ये टाइम ऐसा है जहाँ पे लार्ज कैपिश ओरिएंटेड एक थॉट प्रोसेस बेटर करेगा विज़ मिड और स्मॉल कैप. और वहाँ पे अभी भी जी क्षितिज सर एक चीज़ और लास्ट, क्योंकि आप इतने टाइम से ट्रैक कर रहे हो इन नंबर्स को. सो जो पहले हमने ट्रेंड देखा था कि मिड कैप स्मॉल कैप में जो फंड्स थे, म्यूचुअल फंड्स थे, उनमें रिटेल ने बहुत ज़्यादा लोडिंग की थी, वहाँ पे बहुत ज़्यादा SIPs चल रही थी. रिसेंटली एक ट्रेंड देखा गया है कि सारा शिफ्ट हो रहा है स्मॉल कैप फ्लेक्सी कैप की तरफ. फ्लेक्सी कैप अब लोगों को ज़्यादा पसंद आने लग गया है. तो इट इज़ द वैल्यूएशन जो लोगों को पुश कर रहा है कि वो फ्लेक्सी कैप की तरफ जाए.
बिल्कुल सही कहा सुमित, आपने बिल्कुल सही गेज किया। बिकॉज फ्लेक्सी कैप में क्या है, फंड मैनेजर के हाथ में फ्लेक्सिबिलिटी है। अच्छा, म्यूचुअल फंड में क्या होता है, फंड मैनेजर कब लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप ले, उसमें कैपिटल गेन कंपोनेंट नहीं आता है, क्योंकि वो पूल है। और वहां पे आज ज्यादातर फ्लेक्सी कैप फंड जो हैं वो लार्ज कैपिश ओरिएंटेड है। मतलब कुछ ऐसे फ्लेक्सी कैप फंड्स हैं जहां पे 80% प्लस लार्ज कैपिश ओरिएंटेशन आपको एलोकेशन मिलेगी। तो बिल्कुल सही कहा वो, बिकॉज ऑफ द वैल्यूएशन मिसमैच और जो हाई वैल्यूएशन है उसको लेके आज की डेट में काफी ट्रेंड चेंज हो रहा है, काफी लोग फ्लेक्सी कैप की तरफ जा रहे हैं। आप थोड़ा सा ट्रेंड शिफ्ट होते हैं वैल्यू से ग्रोथ की तरफ भी देखेंगे। देखिए, वैल्यू तब चलता है जब काफी कंपनीज ऐसी हैं जो अपनी इंट्रिंसिक वैल्यू से कम ट्रेड कर रही होती हैं और कैपिटल फ्लो बहुत ज्यादा होता है, रेट कट्स होते हैं और आपके पास मार्केट अपवर्ड स्विंग की तरफ मूव होती दिखती है। एज प्रेजेंट सिचुएशन जहां मार्केट ऑलरेडी एक रीजनेबल वैल्यूएशन पे है, मार्केट चीप नहीं है वैल्यूएशन वाइज, दे आर एट रीजनेबल वैल्यूएशन जहां पे उनको होना चाहिए, यहां से आप ग्रोथ को पिकअप होते हुए देखेंगे। सो लार्ज कैपिश ओरिएंटेड फंड लाइक फ्लेक्सी कैप फंड और ग्रोथ स्ट्रेटजीज यहां से बेटर करेंगे, जहां पे क्लियर कट दिख रहा है देयर इज अर्निंग विजिबिलिटी 20% प्लस पे कंपनीज ग्रो कर रही है। ऐसे फंड जो होंगे वो बेटर करेंगे विजअपेस आज के में वैल्यू फंड जो ऑलरेडी काफी रनअप दे चुके हैं आप। तो क्षितिज सर, लास्ट जो अभी बजट आया था उस दिन आप थे भी मौजूद यहाँ पे, तो बजट में गवर्नमेंट ने बहुत बड़ा पुश दिया है कंजम्पशन साइड को, और आज का जो रेट कट है ये अगेन थोड़ा सा और कॉम्प्लीमेंट करेगा उस पूरे गवर्नमेंट के मूव को। तो ये दोनों मिलके क्या आने वाले समय में इन्फ्लेशन को और ऊपर पुश नहीं करेंगे? क्योंकि अब ऑब्वियसली बात है, इतना हैविली कंजम्पशन ड्रिवन स्टोरी चल रही है, और दूसरी तरफ आपका इंपोर्टेड इन्फ्लेशन अलग खड़ा है जो कि इंपोर्ट बिल को स्वेल करेगा, क्योंकि आप डॉलर की इक्वेशन ऐसी बन रही है। सो ये इन्फ्लेशन गोइंग फॉरवर्ड वापस कंसर्न नहीं बन के लौटेगा? सुमित, देखिए, तीन चीजें करी हैं गवर्नमेंट ने पिछले 10 दिन में जो रिमार्केबल मैं बोलूंगा। पहले आरबीआई ने ओएमओ किया, जो लिक्विडिटी मिसमैच था बैंकिंग सिस्टम में वो इन्फ्यूज किया, 1.6 लाख करोड़ के आसपास का लिक्विडिटी इन्फ्यूज किया। फिर बजट में जिस दिन आपके साथ गुफ्तगू हुई मेरी और हमने बात करी कैसे रिटेल के हाथ में पैसा दिया, और तीसरा आज रेट कट किया। आप समझिए, बजट में जो 1.1 लाख करोड़ का एडिशनल इंसेंटिव टैक्स का जो लोगों के हाथ में दिया है, वो सिर्फ 1 करोड़ लोगों के आसपास ही आया है। क्योंकि 1 करोड़ ही वो टैक्स पेइंग पॉपुलेशन है उसमें से जिसके पास इसका बेनिफिट मिलेगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स नॉट दैट मैसिव, कोई इनफैक्ट बहुत ज्यादा पुश आने वाला है। और जो हम इन्फ्लेशन की बात कर रहे हैं, ये जो पैसा आया भी है, इससे डिस्क्रिशनरी स्पेंड वो भी थोड़ा डिस्क्रिशनरी स्पेंड जो है वो ज्यादा बढ़ेगा। आपकी बेसिक नीड्स जो है वो वैसी रहने वाली है जो रोटी कपड़ा मकान की है। बट जो चीजें आप एंटिसिपेट कर रहे थे, मान लीजिए आप सोच रहे थे कि दैट मैं बाइक पे हूँ, मुझे कार लेनी है, छोटी गाड़ी है तो बड़ी गाड़ी लेनी है, फॉरेन ट्रिप प्लान करना है या डोमेस्टिक ट्रिप प्लान करना है, या मुझे किसी तीर्थ यात्रा पे जानी है, क्योंकि रिलीजियस टूरिज्म एक बड़ी चीज है आज की डेट में, या मुझे बड़ा टीवी लेना है, ये चीजें ज्यादा पुश करेंगी। अब होगा क्या, ये रेट कट के साथ थोड़ा सा जो ऑलरेडी आपके हाथ में इनिशियल कैश आया उसके कारण आपकी ईएमआई और थोड़ी बेटर हो जाएगी इन टर्म्स ऑफ और कम हो जाएगी। सो आई थिंक इन अ वे नॉट दैट वेरी बिगर सेगमेंट ऑफ पॉपुलेशन जो है वो इस चीज के पीछे कम एसेट्स के पीछे भागे, क्योंकि इन्फ्लेशन का मेन कारण यही होता है कि ज्यादा मनी जो है वो कम एसेट्स को चेस कर रहा होता है। तो ऐसा नहीं होने वाला है। दूसरा क्या होता है, जब ऐसा इकोनॉमी में जाता है उसका जो है मल्टीप्लायर इफेक्ट होता है, क्योंकि पैसा सर्कुलेशन में आ जाता है, तो एक चीज से दूसरी चीज ट्रिगर हो जाती है। तो आई थिंक दिस विल कॉम्प्लीमेंट गवर्नमेंट का जो एफर्ट है जहां पे उन्होंने लोगों के हाथ में पैसा दिया, दिस विल कॉम्प्लीमेंट दैट। ये थोड़ा प्रेशर रिलीज करेगी आपका ऑटो सेक्टर के ऊपर से, ये प्रेशर रिलीज करेगी रियल एस्टेट सेक्टर के ऊपर से, ये प्रेशर रिलीज करेगी ओवरऑल आपका कंजम्पशन सेक्टर के ऊपर से, जहां पे ईएमआईज आपकी कम होगी, बर्डन कम होगा। तो आई थिंक ब्रॉडली दिस विल कॉम्प्लीमेंट जो गवर्नमेंट ने बजट में दिए। तो मुझे नहीं लगता दैट दिस विल ट्रिगर द इन्फ्लेशन। इनफैक्ट अगर आप गाइडेंस देखेंगे आरबीआई की, आज उन्होंने 4.5 साल की भेजी है, ओपन टू अगले साल की बोली है। और ये अप्रैल में मुझे ऐसा लग रहा है कि अप्रैल में वी माइट सी अ 50 पैसा रेट कट बाय आरबीआई बिकॉज इन्फ्लेशन वेरी वेल इन कंट्रोल। ओके, एक चीज़ और क्षितिज सर, क्योंकि अर्निंग सीजन भी चल रहा है और अब हम ऑलमोस्ट 60-70% अर्निंग सीजन कंप्लीट कर चुके हैं। जहाँ पर वैल्यू थी वहाँ पर अर्निंग तो ठीक आई है, और अर्निंग में बाजार ने उस पर बहुत कोई पैनिक भी नहीं मचाया। लेकिन अब तक की अर्निंग से आप क्या ड्रॉ डाउन कर पाए हो? कैसी अर्निंग्स दिख रही हैं आपको? कंफर्टेबल हैं जो अभी की सिचुएशन है मिड कैप स्मॉल कैप में अर्निंग के लिहाज से? तो सुमित, हुआ क्या कि मैं आपको एक ब्रॉडली एक चीज बता दूं दैट बिफोर द सीजन स्टार्टेड काफी कुछ नेगेटिव था विद रिगार्ड टू द एक्सपेक्टेशन फ्रॉम मार्केट्स इन टर्म्स ऑफ अर्निंग। अब
टू माय सरप्राइज जो एक्सपेक्टेशन था उससे ज्यादातर बिजनेसेस ने बेटर ही किया, ज्यादातर बिजनेसेस ने बेटर किया। चाहे आप आज का महिंद्रा का रिजल्ट देखो, एलआईसी का रिजल्ट देखो, या आप सोलार का रिजल्ट देखो, या मैं तो आपको ब्रॉडली वो कंपनीज की बात कर रहा हूँ जो हमारे पोर्टफोलियोज में हैं, पर आप उसके बाहर का भी देखो, बजाज फाइनेंस देखो, कोई कंपनी देखो, एवरीबडी कंपनी है सरप्राइज ऑन अपर साइड ओनली। तो अपने आप में अब ज्यादातर लार्ज कैपिश कंपनियों ने सरप्राइज दिए। जहां तक मिड और स्मॉल कैप कंपनीज का आता है वहां पे जरूर देयर इज अ डेंट, और काफी ऐसे बिजनेसेस हैं, सेक्टर्स हैं जहां पे सरप्राइजिंगली स्पेशली ऑटो ईएम्स हैं, जहां पे सरप्राइजिंगली थोड़ा नेगेटिव मूड लगा है। आपके आईटी कंपनीज हैं स्मॉल और मिड कैप स्पेस में, जहां पे थोड़ा नेगेटिव रहा है। तो आई एम सेइंग ये एक्सपेक्टेड था, बट ब्रॉडली अगर आप मुझसे पूछते हैं तो बेटर ही रही है अर्निंग्स, जो ओवरऑल मार्केट मूड से एक्सपेक्ट लग रहा था कि यार पूरा वॉश आउट होगा सीजन, ऐसा नहीं हुआ है। और हुआ क्या, बिकॉज प्राइस करेक्शन हुआ है, और अर्निंग मान लीजिए अगर इंडेक्स लेवल पे आप 5.5-6% का अर्निंग लेवल भी ऐड करेंगे, अगर इंडेक्स लेवल पे इस क्वार्टर का ऐड करते हैं, उसका 1/4 ऐड करेंगे, तो कहीं ना कहीं वैल्यूएशन फर्दर आपकी कंफर्ट जोन में आ जाएंगी, और कंफर्ट जोन में आ जाएंगी। सो आई थिंक वन हैज टू बी वॉचफुल अभी भी ऑन स्मॉल कैप मिड कैप स्पेस में। बार बार ये चीज इसलिए दोहरा रहा हूँ कि सबको सेक्टर बहुत अट्रैक्टिव लगता है, पर मैं यही बोलूंगा दैट आपको एक अच्छा डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो जो है, चाहे आपका स्टॉक का हो, चाहे म्यूचुअल फंड हो, पीएमएस हो, वो आपको 14-15% कंपाउंडिंग आराम से दे सकता है। तो इट्स नॉट वर्थ टेकिंग दैट टाइप ऑफ रिस्क कि आप सारा पैसा जो है स्मॉल और मिड कैप स्पेस में डालें। तो क्षितिज सर, एक डिबेट है वैल्यू वर्सेस वैल्यूएशन के हिसाब से। वैल्यू में एसबीआई जैसा बैंक 80,000 करोड़ का साल का वैल्यू निकाल कर दे रहा है, 80,000 करोड़ रुपये प्रॉफिट बनाने वाला बैंक है, देश में सबसे ज़्यादा प्रॉफिट बनाने वाला बैंक है। और दूसरी तरफ आपके सामने लॉस मेकिंग स्टार्टअप्स हैं, जहां पर आप 200-300 के मल्टीपल भी कभी कभी मिलते हैं। चलो उनको तो लॉस है तो वहाँ तो मल्टीपल नहीं, लेकिन अदरवाइज भी बहुत सारे ऐसे स्टॉक हैं, डिक्सन जैसा स्टॉक है 250-250 का मल्टीपल आ रहा है। चलिए यहाँ पर आपको न्यू फील्ड है, अच्छी ग्रोथ ट्रेजेक्ट्री है, एसबीआई की ग्रोथ नहीं है ऐसी, लेकिन एक लेवल पर आके वो महंगे और ये सस्ते हो जाएंगे। सो क्या वो लेवल आ गया है? क्योंकि अब डिक्सन दिख रहा है टूट रहा है, या ऐसे नाम दिख रहे हैं जो टूट रहे हैं ऊपर से। सुमित, ये बड़ा ही बहुत इंटरेस्टिंग चीज आपने पूछी है। देखिए, जो रन ऑफ द मिल बिजनेसेस हैं, या जो हमारी लिस्टेड एंटिटीज हैं, जैसे बैंक्स हैं, इंडस्ट्रीज हैं, उनमें ना एक क्लियर कट ग्रोथ पाथ दिखता है कि क्या हो सकता है। आप ऑलरेडी जब 2014 में हमारे प्राइम मिनिस्टर ने चार्ट लिया था, तब हार्डली 10-11 करोड़ बैंक अकाउंट से आज 80 करोड़ प्लस बैंक अकाउंट ऑलरेडी आपके पास हैं। तो स्कोप ऑफ ग्रोथ कितनी मिलती है, सर्विसेज कैसे मिलती है, आपको वो देखना पड़ेगा पूरा का पूरा। जो न्यू एज बिजनेस है वो वैसे भी नंबर्स तो है नहीं। आपने यू सेड इट राइटली कि दैट अर्निंग तो है ही नहीं है, तो प्राइस टू अर्निंग पे कैसे आप उसको वैलिडेट करोगे, तो प्राइस टू सेल्स पे हो रहे हैं। अब इसमें क्या देखा जा रहा है, जब आप वैल्यूएशन दे रहे हो तो साइज ऑफ अपॉर्चुनिटी कितनी बड़ी है, चाहे वो कोई भी कंपनी है न्यू एज में, पॉलिसी बाजार है, जोमैटो है, स्विगी है, ओयो है, XYZ अनलिस्टेड में है, एंड ये एग्जांपल्स के तौर में मैं सबसे बात कर रहा हूं दैट कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है। क्या वो अपॉर्चुनिटी मल्टीपल ग्रो कर सकती है, क्या वो अपॉर्चुनिटी अपने अंदर 20-25 करोड़ लोगों को लेके आ सकती है, और साथ में क्या वो क्रॉस में बड़ी चीज कर सकती है, उसको देख के उनको वैल्यूएशन दी जा रही है। सो और वो हमेशा ऐसा होगा। देखिए, यूएस में सुमित बड़ा इंटरेस्टिंग चीज है, आज इंडिया में आप, मैं हैं, हमारे बच्चे हैं, पार्टनर्स हैं, पेरेंट्स हैं, फ्रेंड्स हैं, हम लोग ऑन एन एवरेज 5 से 5.5% वॉलेट शेयर का जो है ना वो ऑनलाइन स्पेंड करते हैं। हो सकता है और मैं 50% करते हूँ, अगर कोई कम करता होगा, कोई ज्यादा करता होगा, तो एवरेज इंडिया 5.5% वॉलेट शेयर जो है वो डिजिटल स्पेंड होता है। अभी यूएस में जब वो 5% का 30% हुआ, 25% जब हुआ, 30% हुआ, तो उसमें 5-6 कंपनीज 1 ट्रिलियन की होगी। आपकी एप्पल जिसके ऊपर आप शॉप कर रहे हैं, Amazon जिसके थ्रू आप शॉप कर रहे हैं, Nvidia जो चिप बना रहा है, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल जो सॉल्यूशंस दे रहे हैं। आप समझिए, जब ये वॉलेट शेयर मल्टीफोल्ड होगा तो कोई ना कोई न्यू एज कंपनी जो है वो बड़ी होगी। मुझे नहीं पता वो कौन सी कंपनी होगी, या आने वाले टाइम में कोई कंपनी आएगी, या बैंक की कोई सब्सिडरी होगी, बट ये दिस इज अ फैक्ट दैट हमारा 60 करोड़ प्लस पॉपुलेशन 35 ईयर से नीचे है। ये यंग पॉपुलेशन है, ये डू इट योरसेल्फ पॉपुलेशन है, वो डिजिटल जाएगा। और इंडिया एक डिजिटल, ऑलरेडी हमने अपना जो है महारत हासिल करी हुई बीइंग अ डिजिटल कंट्री, हम और इसमें आगे बढ़ेंगे। सो आई एम सेइंग आई डोंट नो विच कंपनी विल बिकम दैट बिग, बट इंडिया में भी वो चीज
वो टर्न अराउंड होगा ही होगा। और उसके लिए जरा वॉलेट शेयर में जरा लेफ्ट पॉकेट से राइट पॉकेट में जाना है आपको। ऐसे नहीं कि बहुत बड़ी ग्रोथ की जरूरत है आपको, बट ये 10.5% की नॉमिनल जीडीपी की ग्रोथ आ रही है। तो आई एम सेइंग वो भी जस्टिफाइड है एसबीआई, और ये भी जस्टिफाइड है। बट आई एम सेइंग इवन एसबीआई इज अ रॉकिंग बैंक। आप कोई भी उसकी सब्सिडी देख लीजिए। म्यूचुअल फंड इंडिया का नंबर 1, 11 लाख करोड़। होम लोन नंबर 2, इंश्योरेंस क्रेडिट कार्ड नंबर 2, इंश्योरेंस आपकी जनरल इंश्योरेंस नंबर 2। सो कोई भी बिजनेस उठा लीजिए, बैंक नंबर 1, ये नंबर 1 है या नंबर 2। इंटरेस्टिंगली यूएस में लार्जेस्ट बैंक जो जेपी मॉर्गन है वो $3 ट्रिलियन का है, और लार्जेस्ट म्यूचुअल फंड $12 ट्रिलियन का है। इंडिया में आपका लार्जेस्ट बैंक 60 लाख करोड़ की बुक, आपने एसबीआई की बात करें, तो लार्जेस्ट म्यूचुअल फंड 11 लाख करोड़ है। ये 4 गुना नहीं भी होगा, पर ये 1:1 तो होगा ही होगा। तो इवेंचुअली हमारे पास जो ट्रेडिशनल मेथड ऑफ सेविंग है वो चेंज होकर कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट साइड पे आएंगे। सो एसबीआई की अंडर कंपनी अच्छी करती रहेगी, और एसबीआई को उसकी वैल्यू मिलेगी मिलेगी। एक चीज और सर, गोल्ड, डॉलर इंडेक्स के साथ साथ गोल्ड का चलना, ये कैसे आप रीड कर पा रहे हो? 100%। आई थिंक गोल्ड शुड बी 5 to 7% इन वंस पोर्टफोलियो, होना ही चाहिए आपके पोर्टफोलियो में। बहुत इट्स अ वेरी गुड इन्वेस्टमेंट, वेरी गुड हेज। पिछले 5 साल का रिटर्न तो चलो 13-14% का मॉर्निंग दिखा रहा है, पर मैं ये कहूंगा दैट आज की डेट में गोल्ड आपका क्वालिफाई करता है 2 year प्लस इंडेक्सेशन में भी। आपका टैक्सेशन भी 12.5% ही है लॉन्ग टर्म। और रादर देन हैविंग अ फिजिकल गोल्ड, आप डिजिटल गोल्ड खरीदिए। एंड दो कारण है इसके, ऑब्वियसली इट्स अ गुड हेज अगेंस्ट एनी एडवर्सिटी। सेकंड, जैसे जैसे डॉलर अप्रिशिएट होगा, रुपये डिप्रिशिएट होगा, आपको उसका बेनिफिट भी मिलता है। थर्ड, हमारी डोमेस्टिक कंजम्पशन भी गोल्ड की बहुत है। तो आई थिंक गोल्ड शुड बी अ पार्ट ऑफ वंस पोर्टफोलियो, एंड इट कैन बी बार्टर एनीवेयर इन द वर्ल्ड। कई जगह डॉलर ना भी चले, गोल्ड आपका जरूर चल जाएगा। सो आई थिंक इट्स अ वेरी गुड हेज, एंड इट शुड बी 5 to 7% आपके पोर्टफोलियो में होना ही चाहिए गोल्ड। चाहे आप और मैं सजेस्ट ये करता हूँ आज की डेट में फिजिकल गोल्ड से बेटर है आप डिजिटल गोल्ड रखिए, बिकॉज वो इजीली ट्रेडेबल है, इजीली सेलेबल है, इजीली स्टोरेबल है। तो होना चाहिए आपके पोर्टफोलियो। चलिए, तो फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया क्षितिज सर आज हमारे साथ मौजूद रहने के लिए। बहुत सारे टॉपिक से बातचीत हुई, और सारे टॉपिक पे बातचीत करने का मन है, लेकिन समय का अभाव है, इसलिए बात नहीं कर पा रहा हूँ। लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ मौजूद रहने के लिए। जल्दी आपसे मुलाकात होगी। दौड़ तो आपके साथ नहीं पाऊँगा मैं, लेकिन हाँ, थोड़ा बहुत कोशिश कर ज़रूर पाऊँगा, और आगे मुलाकात करता हूँ आपसे। बहुत बहुत शुक्रिया सर, हर बार की तरह बात करने के लिए, समझाने के लिए, बहुत कुछ सिखाने के लिए, और आगे भी आपसे हम चर्चा करते रहेंगे। तो आप क्षितिज सर सुन रहे थे अलग अलग एसेट क्लास को लेके, मार्केट को लेके, उनके आउटलुक को लेकर। तो फिलहाल हमारी खास पेशेंट में तो इतना ही, लेकिन एक ब्रेक, और ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला बना रहेगा। नमस्कार।